हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने डीएसएसबी एग्ज़ाम की, क्योंकि अब मैं आज कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट जो है 15। ये हमारा आज का 15 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 14 करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो फटाफट जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। 5 सेंटेंस मैंने इन्हें थोड़ा कर रखा है पार्ट्स में डिवाइड, तो फिर 5-5 क्वेश्चंस अलग अलग तरह से करेंगे। तो अभी हमारे 5 क्वेश्चंस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच थियोरी इज रिलेटेड टू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये किसने दी थी? ए प्याजे ने या फिर बी कोलबर्ग ने, सी स्किनर या फिर डी वाइगोस्की। किसने दी थी? वाइगोस्की ने दी थी या फिर प्याजे ने या कोलबर्ग या स्किनर? स्किनर ने नहीं दी, कोलबर्ग ने भी नहीं दी और प्याजे ने भी नहीं दी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाइगोस्की ने दी है ये थियोरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। किसने दी है? ये किससे रिलेटेड है? वाइगोस्की से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अर्ली चाइल्डहुड द मेन मीडियम फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज। अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा मेन मीडियम है लैंग्वेज डेवलपमेंट करने का? ए फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, बी फैमिली एंड एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कराएं, उसको इस तरह से कराएं, या फिर सी टेक्स्ट बुक से, या डी डिसिप्लिन से। भाई डिसिप्लिन से भी नहीं और टेक्स्ट बुक से भी नहीं, फॉर्मल एजुकेशन से भी नहीं। बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में फैमिली एंड एनवायरनमेंट से लैंग्वेज का डेवलपमेंट कराना है। सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ चाइल्ड लर्न्स बाय रिपीटिंग द सेम टास्क सेवरल टाइम्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस। अगर एक बच्चा एक ही टास्क को रिपीट करता है बार बार, तो फिर इस एग्जाम्पल को क्या कहेंगे? कौन सा लर्निंग प्रोसेस है? ए लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, बी ट्रायल एंड एरर का लर्निंग, या फिर सी लर्निंग बाय इमिटेशन, या फिर लर्निंग बाय इंफॉर्मेशन। तो क्या होगा इसका आंसर? अ चाइल्ड लर्न्स बाय रिपीटिंग द सेम टास्क। इसका होगा ए लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। हाँ, बच्चा किसी भी टास्क को रिपीट करके कर रहा है तो ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। लर्निंग बाय इमिटेशन, इमिटेशन का कोई नहीं बताया है इसमें, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी लर्निंग बाय इंफॉर्मेशन, नहीं, ये तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्या? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, तो ये कौन सा लर्निंग प्रोसेस है? ट्रायल एंड एरर वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट्स लर्निंग बाय इमिटेशन। इनमें से कौन सा सेंटेंस रिफ्लेक्ट करता है लर्निंग बाय इमिटेशन को? अ चाइल्ड लर्न्स बाय मिस्टेक्स, अ चाइल्ड लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, या फिर ए बी अ चाइल्ड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, या फिर सी अ चाइल्ड कॉपीज द टीचर, या फिर अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड विद स्टडीज। अगर बच्चा कॉपी करता है तो ये इमिटेशन का हुआ। अ चाइल्ड कॉपीज द टीचर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अ चाइल्ड लर्न्स बाय मेकिंग मिस्टेक नहीं, अ चाइल्ड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम भी नहीं, और डी भी गलत होगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन ऑफ 5th है, द चाइल्ड इज एन एक्टिव एंड क्यूरियस लर्नर, दिस स्टेटमेंट इज बाय। द चाइल्ड इज एन एक्टिव एंड क्यूरियस लर्नर, ये किसने कहा था? किसकी है ये स्टेटमेंट? ए थॉर्नडाइक ने, बी स्किनर, सी प्याजे, या फिर डी वॉटसन। अब ये किसकी है? ये किसका सेंटेंस है? किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने नहीं कहा, वॉटसन ने भी नहीं, और स्किनर ने भी नहीं। ये प्याजे कहते हैं कि बच्चा एक एक्टिव और क्यूरियस लर्नर होता है,
ये किसके कहना है? प्याजे का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब 5 क्वेश्चंस रिलेटेड है 6 to 10 तक चाइल्ड राइट्स से, ठीक है। आरटीई से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस कुछ। तो क्या है 6 क्वेश्चन? अंडर द आरटीई एक्ट हु आर इंक्लूडेड इन द डिसएडवांटेज ग्रुप। अब आरटीई एक्ट के अंदर किस किस डिसएडवांटेज ग्रुप को ऐड किया गया है? ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सिर्फ इकोनॉमिकली जो वीक है सेक्शन उसी को सिर्फ इंक्लूड किया है डिसएडवांटेज ग्रुप में, या फिर बी ओनली शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर सी इकोनॉमिकली वीकर एंड सोशली डिसएडवांटेजेड ग्रुप, या फिर डी ओनली रूरल चिल्ड्रन। डी गलत हो जाएगा, बी भी गलत है और ओनली इकोनॉमिकल वीक सेक्शन भी नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इकोनॉमिकली वीकर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। इन ग्रुप को ऐड किया गया था आरटीई एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 21A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। आर्टिकल 21A वॉज एडेड टू, आर्टिकल 21A जो ऐड किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसके थ्रू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसके थ्रू ऐड किया गया? तो कौन सा अमेंडमेंट था? A 42 अमेंडमेंट, B 86 अमेंडमेंट, या फिर C 93 अमेंडमेंट, या फिर D 61 अमेंडमेंट। तो 86 या फिर 93। 42 वाला तो गलत है, 93 वाला भी गलत है और 61 वाला भी। इसे जो आर्टिकल 21A है वॉज एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, द एज लिमिट फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर आरटीई इज। अब एज लिमिट पूछी है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो आरटीई है उसके लिए, क्या बताई थी? 3 to 14, या फिर 6 to 14, या फिर 5 to 18, या फिर D 6 to 16। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत है और ए भी गलत है। आरटीई के अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स। इनमें से कौन सी पॉलिसीज चाइल्ड राइट से रिलेटेड है? ए एनवायरमेंट पॉलिसी, बी वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, या फिर सी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, या फिर डी लेबर पॉलिसी। लेबर पॉलिसी नहीं है, वुमेन एम्पावर पॉलिसी भी नहीं और ए एनवायरमेंट पॉलिसी भी नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी इज रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स पॉलिसीज से, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 9th का। 10th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इज। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? ए सेंडिंग टू स्कूल, बी पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, या फिर सी एम्प्लॉइंग इन लेबर, या फिर डी पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स। इसका आंसर करेक्ट होगा सी एम्प्लॉइंग इन लेबर। तो 10 का आंसर हुआ एम्प्लॉइंग इन लेबर, करेक्ट होगा सी ऑप्शन। अब हैं हमारे 5 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड? हेल्थ एंड हाइजीन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। किससे? हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। ये मैंने बहुत ही बार क्वेश्चंस ले लिए हैं, इस वाले मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार ले लिया है। तो आई होप आपको अब याद हो गया होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है आयरन की डेफिशिएंसी से? ए स्कर्वी होगी, या फिर बी एनीमिया, सी रिकेट्स, या फिर डी डायबिटीज़। डायबिटीज़ नहीं, रिकेट्स भी नहीं, स्कर्वी भी नहीं, क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट। अनीमिया की प्रॉब्लम होगी जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द मेन पर्पस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इज। क्या है मेन पर्पस आंगनवाड़ी सेंटर्स का? टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, या फिर बी टू प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन, या फिर सी टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, या फिर टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन। भाई क्या है इसका पर्पस? आंगनवाड़ी का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर नहीं, टू प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन, या फिर टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। टू प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्राइमरी एजुकेशन नहीं और हायर एजुकेशन की तो बात ही नहीं है।
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, विद इन हाउ मैनी आवर्स ऑफ बर्थ शुड ब्रेस्ट फीडिंग बिगिन। ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत ध्यान रखना होगा, ध्यान से सुनना कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ए 2 आवर्स, बी 12 आवर्स, या फिर सी 1 आवर्स, या फिर डी 24 आवर्स। 24 आवर्स नहीं है, 12 आवर्स भी नहीं और 2 आवर्स भी नहीं। अगर बच्चा बर्थ मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 1 घंटे बाद ही, 1 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए बच्चे को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बैलेंस्ड डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बैलेंस्ड डाइट। कौन सा इनमें से नहीं है फॉलो करता, जो बैलेंस डाइट से फॉलो नहीं करता। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ए फैट, या फिर बी फाइबर, सी जंक फूड, या फिर डी प्रोटीन्स। प्रोटीन नहीं, फाइबर भी नहीं और फैट भी नहीं, ये तो सारे आ जाते हैं बैलेंस डाइट के अंदर। कौन सा नहीं आता है, सी ऑप्शन आता है जो बैलेंस डाइट के अंदर नहीं आता, जंक फूड। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा था तो नॉट में सी ऑप्शन आएगा। 15 क्वेश्चन है, द पोलियो वैक्सीन प्रिवेंट्स। पोलियो वैक्सीन क्या प्रिवेंट करती है, ए डायरिया, बी पैरालिसिस, या फिर सी फीवर, या फिर डी मीजल्स। मीजल्स नहीं, फीवर भी नहीं और डायरिया भी नहीं। पोलियो की वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है जिससे बच्चे को पैरालिसिस की प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन NEP 2020 और NCF 2005 से रिलेटेड। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है 6 to 20 तक। इन NEP 2020 ECCE बिगिंस फ्रॉम, मतलब कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 ECCE बिगिंस फ्रॉम क्लास 1 से, या फिर फ्रॉम बर्थ, या फिर सी क्लास 3 से, या फिर डी क्लास 6 तक। नहीं, डी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। NEP 2020 जो ECCE बिगिंस फ्रॉम की बात करता है वो कहाँ से, फ्रॉम बर्थ से। पैदा होते ही बच्चे का क्या होना चाहिए, ECCE में आ जाता है। तो उसका NEP 2020 कहाँ, ECCE बिगिंस फ्रॉम बर्थ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन दी 5+3+3+4 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर 5 रेफर्स टू, जो इसमें स्ट्रक्चर बताया है 5+3+3+4 का NEP 2020 ने, तो इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये 5 है ये क्या क्या रेफर्स करता है, मतलब किसके बारे में बताता है। ए प्री प्राइमरी टू क्लास 2, या फिर बी क्लास 2 to 5, सी नर्सरी टू क्लास 3, या फिर डी क्लास 6 to 10। क्लास 6 to 10 नहीं है, नर्सरी टू 3 भी नहीं है, और प्री प्राइमरी टू क्लास, जस्ट अ सेकेंड, 1st to 5th भी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्री प्राइमरी टू क्लास 2 तक। तो इसमें कौन सा, इसे फाउंडेशन स्टेज भी बोला जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का, NCF के अकॉर्डिंग बताना है। ए एनुअल एग्जाम्स ओनली, या फिर बी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, या फिर सी असेसमेंट ओनली बाय टीचर, या फिर डी ओनली मार्क्स बेस्ड। डी गलत होगा, असेसमेंट ओनली बाय टीचर भी गलत, और एनुअल एग्जाम्स ओनली भी गलत। भाई NCF बात करता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के बारे में, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। 19 क्वेश्चन, एज पर NCF 2005 द एम ऑफ एजुकेशन इज। अब NCF 2005 के अकॉर्डिंग क्या एम है एजुकेशन का। ए गेटिंग अ जॉब, की जॉब दे दो बच्चे को, या फिर बी पासिंग एग्जाम्स, या फिर सी होलिस्टिक डेवलपमेंट, या फिर डी क्लासरूम डिसिप्लिन। भाई NCF के अकॉर्डिंग क्या एम है एजुकेशन का, गेटिंग अ जॉब नहीं, पासिंग अ एग्जाम्स नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी
या फिर डी क्लासरूम डिसिप्लिन। क्लासरूम डिसिप्लिन भी गलत है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है इस NCF 2005 का एजुकेशन में कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के मतलब क्या कहता है कि कौन सा मीडियम होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन शुड बी ए इंग्लिश में, या फिर मदर टंग में, या फिर संस्कृत में, या फिर हिंदी में। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है? मदर टंग बिल्कुल बेस्ट है, मदर टंग की बात करता है, इंग्लिश में नहीं, संस्कृत में भी नहीं और हिंदी में नहीं। बच्चे की अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। कौन सा मीडियम? मदर टंग। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है इंक्लूसिव एजुकेशन और EVS एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम क्या है? सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, बी एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, या फिर सी आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन, या फिर डी टीचिंग ओनली अर्बन चिल्ड्रन। नहीं भाई, क्या है द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का? कि सेपरेट स्कूल्स फॉर नहीं, ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी नहीं, सेपरेट भी नहीं करना, गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी अकेले नहीं पढ़ाना और टीचिंग ओनली अर्बन चिल्ड्रन को भी नहीं, एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है चिल्ड्रन को जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं? ए इंक्लूजन कहा जाता है, या फिर काउंसलिंग, सी असेसमेंट, या फिर डी डायग्नोसिस। इसे क्या कहा जाता है? इसे इंक्लूजन नहीं कहेंगे, काउंसलिंग भी नहीं और असेसमेंट भी नहीं है ये कोई। इसमें क्या करते हैं? बच्चे को डायग्नोस करना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है वाई आर चिल्ड्रन टॉट द क्लीन हैंड कैंट्री। क्या है इसका मतलब? फॉर एडिक्वेट, या फिर बी टू प्रिवेंट डिजीजेज, टू विन गेम, या फिर टू पार्टिसिपेटिंग इन कंटेस्ट। मतलब कि ए ऑप्शन तो इसका गलत है, टू विन गेम्स नहीं, टू पार्टिसिपेट इन कंटेस्ट नहीं, ये है प्रिवेंट करता है डिजीज से, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा ग्रीन रिन्यूएबल वाला एनर्जी सोर्स है? ए कोल, बी डीजल, सी सोलर एनर्जी, या फिर डी पेट्रोल। नहीं, डीजल नहीं, कोल नहीं, कौन सा है? सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इफ अ चाइल्ड सफर्स अ बर्न व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड। अगर बच्चा जल जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए अप्लाई आइस, बी मतलब हॉट वाटर में डालना चाहिए, या फिर सी वॉश विद कोल्ड वाटर, या फिर डी अप्लाई ऑयल। भाई नहीं, ऑयल अप्लाई नहीं करना, अप्लाई आइस नहीं, हॉट वाटर भी नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वॉश विद कोल्ड वाटर। उसको ठंडे पानी से धोइए। अब हैं टीचिंग मेथड्स एंड साइकोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एम ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग इज। द एम ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग क्या है? ओनली एंटरटेनमेंट के लिए, टू पनिश, या फिर टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, या फिर टू टीच डिसिप्लिन। डिसिप्लिन टीच करने के लिए नहीं, पनिशमेंट के लिए नहीं, और एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? कंसीडरिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इज एसेंशियल इन विच मेथड ऑफ टीचिंग। कौन सा मेथड इंटरेस्ट के लिए, मतलब बच्चे के लिए कंसीडरिंग है? ए लेक्चर मेथड, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एक्टिविटी बेस्ड करानी चाहिए बच्चे को, या फिर रोट लर्निंग मेथड, या फिर डी अथॉरिटेरियन मेथड, या फिर रोट लर्निंग नहीं और लेक्चर मेथड भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड बिल्कुल करेक्ट है बच्चे को टीच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 व्हेन डू चिल्ड्रन लर्न द फास्टेस्ट। कब बच्चा सबसे
जल्दी लर्न करता है, फास्ट लर्न करता है, वो कौन सी एज होती है बच्चे की जिसमें बहुत जल्दी बच्चा कैच करने लग जाता है, उसकी कैचिंग पावर बहुत फास्ट होती है? ए 6 to 12, बी 1 to 5 तक, या फिर सी 13 to 18 ईयर्स तक, या फिर डी 18+ वाला बच्चा? नहीं, 13 to 18 भी नहीं और 6 to 12 भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एज ऐसी होती है 1 से 5 साल तक की बच्चा बहुत ही ज़्यादा फास्ट लर्न करता है, बहुत ही क्यूरियस होता है। इस टाइम पे बच्चा हर चीज़ को अपने आप से जोड़कर सीखता है, बहुत फास्ट लर्न करता है। इसमें बच्चे को आप एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन बी बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे की कैचिंग पावर बहुत फास्ट होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 to 5 ईयर्स तक की बच्चे की कैचिंग पावर फास्ट होती है। What is the most effective teaching method at the pre-primary level? इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड है प्री प्राइमरी लेवल पर? ए स्पीच, बी राइटिंग, डी एग्जामिनेशन नहीं, राइटिंग भी नहीं, स्पीच भी नहीं। सबसे बेस्ट है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड प्राइमरी लेवल पे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। हु सेड? किसने कहा था भाई ये? एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन, ये किसने कहा था कि एजुकेशन एक प्रिपरेशन नहीं है बल्कि लाइफ एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सी जॉन डुई, या फिर डुई फ्रॉबेल? फ्रॉबेल ने नहीं कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने भी नहीं कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसका आंसर गलत होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कहा था जॉन डुई ने कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना जिससे कि आप भूलें ना। ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी आपको कि ये किसने कहा था। किसने कहा था? जॉन डुई ने। रिपीट करिए अगेन एंड अगेन, किसने कहा था? जॉन डुई ने कहा था एजुकेशन इज़ नॉट रिपीटेशन, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। किसने कहा था? जॉन डुई। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये थे हमारे आज के कुछ 30 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा प्रैक्टिस सेट डन हो गया है 15। तो आप भी लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको भी ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लग रहा हो तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके बहुत अच्छे से, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी भी टाइम है। आप प्रैक्टिस सेट करें सॉल्व। इससे आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा और कुछ नया ही आ रहा होगा समझ में कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं DSSB में। तो आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे करना है? तो प्लीज़ जो भी बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में या फिर नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।